लोगों ने काफी सारी चीजें बोली, किसी ने पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया, किसी ने चाइनीज बोल दिया। आपको लगता है कि क्या अब उन सबको आगे आकर माफी मांगनी चाहिए? उनमें महानता हो तो जरूर, ये तो उन पे निर्भर करता है। मैं तो क्या मांगूंगा, मगर सुबह का बुला शाम को अगर घर आए और तो बुला नहीं कहते, और अगर वो बोल भी दे ऐसा तो उसे महान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज भारत में कितना आसान हो गया है किसी को भी बदनाम कर देना। कोई भी अगर सरकार से सवाल पूछे तो उसे उठाकर जेल में डाल देना या उस पर एनएसए जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा कर देना और देशद्रोही बना देना। क्या भारत में अपनी जमीन और पर्यावरण की रक्षा की मांग करना देशद्रोह है? क्या अपने अधिकार का मांग करना देशद्रोह है? या एक पार्टी विशेष सरकार का विरोध करना क्या देशद्रोह है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय सेना के लिए बिना ईंधन के गर्म रहने वाला टेंट बनाता है, जिसने ग्लेशियर बचाने के लिए आइस स्तूप का आविष्कार किया, उसे रातों रात मीडिया के एक वर्ग ने पाकिस्तान का एजेंट कैसे घोषित कर दिया। आदमी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और फिर मैं इसे साबित भी करूंगा। ये आदमी लद्दाख में डीप स्टेट का एसेट है। अभी तो इसे आईएसआई बुला रही है, चाइना बुला रहा है। किसको पड़ी है यार बर्फ में अकेले बैठे रहने की? और कहां से उसके लिए टेंट समझाना सारे खर्चा रहे हैं। आज हम परत दर परत खोलेंगे सोनम वांगचुक की कहानी, उनके जन्म से लेकर उनके खिलाफ रची गई साजिशों तक। क्या एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी देश की सरहदों को सुरक्षित करने और पर्यावरण को बचाने में लगा दे, उसे रातों रात देशद्रोही कहा जा सकता है? क्या भारत में आवाज उठाना अब चीन की दलाली करना हो गया है? हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज बात होगी उस शख्स की जिसने 3 इडियट के फुनसुक वांगडू को प्रेरित किया, लेकिन आज वो खुद व्यवस्था के लिए विलेन बन गया है। आज बात होगी सोनम वांगचुक के संघर्ष, उनकी गिरफ्तारी और उन पर लगे गंभीर आरोप की, जिनके सच जानना हर भारतीयों के लिए जरूरी है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 उल्लेतोकपो गांव, लद्दाख, तब जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था सोनम वांग्याल। वे एक राजनेता और समाज सेवी थे। उनकी मां साखार आंगमो थी। लद्दाख उस समय बहुत ही दूर दराज और पिछड़ा इलाका था। आज भी अगर देखा जाए तो काफ़ी दूर के इलाके में आता है। स्कूल कम थे, संसाधन कम था और शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी। सोनम वांगचुक की शुरुआती पढ़ाई बहुत मुश्किल से हुई। असल में समस्या यह थी कि लद्दाख के बच्चों की मातृभाषा जो थी वो लद्दाखी होती है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई होती थी उर्दू और अंग्रेजी में। इस वजह से छोटे बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता था। खुद सोनम वांगचुक ने बताया कि उन्होंने 9 साल की उम्र तक स्कूल में कुछ सीखा या समझा ही नहीं। कोई टीचर्स उन्हें कमज़ोर छात्र समझते थे, लेकिन उनके माता पिता ने हार नहीं मानी। जब वह 9 साल के हुए तो उनके पिता उन्हें श्रीनगर ले गए। वहाँ उन्होंने पहली बार प्रॉपर स्कूल एजुकेशन शुरू की। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी। फिर उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया। सन 1988 में सोनम वांगचुक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सेकमोल स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। यह एक आंदोलन था जिसका उद्देश्य था लद्दाख के छात्रों को शिक्षा सुधारना और स्थानीय भाषा में शिक्षा देना, प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा देना। उस समय लद्दाख में लगभग 95% बच्चे 10वीं में ही फेल हो जाया करते थे, लेकिन सेकमोल ने इस सिस्टम को बदलना शुरू किया। सन 1994 में सोनम वांगचुक ने सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल शुरू किए। यह स्कूल बहुत अलग था। यहाँ किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग पर होती थी। स्टूडेंट खुद स्कूल चलाते थे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता था
और सबसे खास बात यह था कि स्कूल पूरी तरह से सोलर एनर्जी से ही चलता था। यहाँ के स्टूडेंट खुद खाना बनाते थे, बिजली बनाते थे और मैनेजमेंट भी सीखते थे। अब आपने फिल्म 3 इडियट जरूर देखा होगा। उस फिल्म का आखिरी स्कूल जो फुनसुक वांगडू का स्कूल दिखाया गया है, वह स्कूल असल में सिकमोल कैंपस से इंस्पायर्ड है। फुनसुक वांगडू का किरदार असल में सोनम वांगचुक से प्रेरित था। इस फिल्म के बाद उनका नाम पूरी दुनिया में फैल गया। लद्दाख में एक बड़ी समस्या थी, सर्दियों में बहुत बर्फ होता था, लेकिन यही गर्मियों में पानी की कमी हो जाती थी। इस समस्या को हल करने के लिए सोनम वांगचुक ने 2014 में आइस स्तूप टेक्नोलॉजी बनाए। क्या होता है आइस स्तूप टेक्नोलॉजी? इसको अगर हम समझें तो यह एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है। सर्दियों में पानी को ऊंचाई पर पाइप से ले जाया जाता है और पाइप के जरिए उसको गिराया जाता है। ठंड में वह बर्फ का एक टावर सा बन जाता है और फिर गर्मी आती है तो यह धीरे धीरे पिघलता है और किसानों को सिंचाई के लिए पानी देता है। आज यह तकनीक पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। सोनम वांगचुक हमेशा से क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते रहे हैं। उन्होंने कई अभियान चलाए, जैसे ऑपरेशन आइस स्तूप और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव HIAL। 2016 में उन्होंने HIAL यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यह यूनिवर्सिटी एक अलग कॉन्सेप्ट पर काम करती है। यह स्टूडेंट को सिखाया जाता है यहाँ कि सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, माउंटेन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। 2016 में रोलेक्स अवार्ड मिला सोलर हीटेड टेंट, जब उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के लिए -14 डिग्री सेल्सियस में भी बिना ईंधन के गर्म रहने वाले टेंट का निर्माण किया। रमन मैग्सेस पुरस्कार 2018 में उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला मैग्सेस पुरस्कार मिला। अब समझते हैं कि 6 शेड्यूल के मांग को लेकर के उनका आंदोलन क्या है। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन वांगचुक का कहना है कि लद्दाख की नाजुक परिस्थितियों को बचाने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा जरूरी है, ताकि बाहरी कंपनियां वहां खनन यानी कि माइनिंग ना कर सके। क्या है 6ठी अनुसूची? 6 शेड्यूल समझते हैं। तो 6 शेड्यूल भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान है जो जनजातीय यानी कि ट्राइबल क्षेत्र को स्वायत्तता यानी कि ऑटोनोमी देने के लिए बनाया गया है। इसे संविधान के आर्टिकल 244(2) और आर्टिकल 275(1) के तहत लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आदिवासी संस्कृति और पहचान की रक्षा, जमीन के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, स्थानीय लोगों के स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस देना। इस व्यवस्था के तहत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC बनते हैं जो स्थानीय स्तर पर कई फैसले खुद लेते हैं। 6 शेड्यूल के तहत क्या अधिकार मिलते हैं, किस क्षेत्र को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाता है, तो वहाँ की ऑटोनोमस काउंसिल को कई शक्तियाँ मिलती है। पहला, कानून बनाने की शक्ति। दूसरा, काउंसिल इन विषयों पर कानून बना सकती है कि जमीन का उपयोग खेती और जंगल, आदिवासी परंपरा, विवाह और सामाजिक नियम, गांव और दूसरा प्रशासन। जमीन की सुरक्षा, बाहरी लोगों की आसानी से जमीन नहीं खरीद सकते, इससे स्थानीय लोगों की जमीन सुरक्षित रहती है। तीसरा, टैक्स लगाने का शक्ति। काउंसिल कुछ स्थानीय टैक्स लगा सकता है जैसे कि बाजार टैक्स, व्यापार टैक्स, जमीन टैक्स। और चौथा, स्थानीय न्याय व्यवस्था। छोटे छोटे विवादों को परंपरागत तरीके से स्थानीय अदालतों में सुलझाया जा सकता है। 6 शेड्यूल में कौन कौन से राज्य आते हैं? भारत में अभी 4 राज्य आते हैं 6 शेड्यूल में। तो पहला है असम। यहाँ 3 ऑटोनोमस काउंसिल
बॉडी है और दूसरा मेघालय है। यहाँ भी 3 ऑटोनोमस काउंसिल बॉडी है। यहाँ पे खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जयंती हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तीसरा त्रिपुरा है। त्रिपुरा में भी अगर देखें तो एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। चौथा मिजोरम है। यहाँ पे चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तो लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक इसीलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि पहला एक तो बात यह है कि ज़मीन की सुरक्षा, लद्दाख एक छोटा सा संवेदनशील क्षेत्र है। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो बड़े कंपनियां ज़मीन खरीद सकती है, इससे स्थानीय लोग कमज़ोर हो सकते हैं। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा। लद्दाख हिमालय के इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ ग्लेशियर है, पानी के स्रोत, जैव विविधता बहुत नाजुक है। 6 शेड्यूल से स्थानीय लोग खुद पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तीसरा, सांस्कृतिक पहचान बचाना। लद्दाख की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति है। ऑटोनोमस पावर से यह सब सुरक्षित रह सकता है। और चौथा, स्थानीय शासन। 6 शेड्यूल से लद्दाख के लोग दिल्ली या बाहर के प्रशासन पर निर्भर नहीं रहेंगे, वे खुद कई फैसले ले सकेंगे। लद्दाख का वर्तमान स्टेटस 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी बना, लेकिन यहाँ विधानसभा नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि 6 शेड्यूल या स्टेटहुड मिले ताकि उन्हें ज़्यादा अधिकार मिले। सोनम वांगचुक ने इस मुद्दे को उठाते हुए एक लंबी हंगर स्ट्राइक किए। महात्मा गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन का आह्वान किया। नमस्कार, आज हमारे अनशन का 12वां दिन है और मैं आपको आज जुले और नमस्कार दोस्तों। आज हमारे अनशन के 13वें दिन मैं आपको एक नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का 14वां दिन है। दोस्तों आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया गया? प्रसिद्ध शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद लेह में हुई हिंसा और दिल्ली मार्च के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार ने उन पर आंदोलन के दौरान राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें जोधपुर जेल भेजा गया। आंदोलन के मुख्य मांग सोनम वांगचुक और लेह कारगिल और का जनता लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी से पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने, भूमि और संस्कृति की सुरक्षा के लिए और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर का मांग कर रहे थे। हंगर स्ट्राइक 10 से 24 सितंबर 2025 बीबीसी के न्यूज के अनुसार इन लोगों को लेकर वांगचुक ने 15 दिन से अधिक समय तक भूख हड़ताल किए। 24 सितंबर को आंदोलन के दौरान युवाओं के एक समूह हिंसक हो गया, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। सरकार ने वांगचुक को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और प्रभावी भाषण देने के आरोप में सितंबर के अंत में उन्हें दिल्ली मार्च पदयात्रा के दौरान सिंघू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया और बाद में जोधपुर ले जाया गया। प्रशासन ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की। उनके NGO का FRCA लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और वांगचुक को आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन बाद में हिंसक घटनाओं के कारण प्रशासन द्वारा इसे दबाने का प्रयास किया गया। उनकी पत्नी ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने उनकी हिरासत को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वांगचुक के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जताई और सरकार से उनकी हिरासत पर पुनर्विचार करने को कहा। पुलिस और प्रशासन ने आरोप लगाया
कि उनके पास वांगचू द्वारा हिंसा भड़काए जाने और साजिश रचने का पर्याप्त सबूत है। सरकार ने उन्हें लेह में कई हिंसा का मुख्य उकसावा वाला चीफ प्रोपोकेटर व्यक्ति बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रशासन द्वारा पेश किए गए भाषणों के अनुवाद में विसंगतियां यानी कि डिस्क्रिपेंसी पाया पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने नोट किया कि भाषणों के अनुवादित संस्करण मूल भाषा से काफ़ी अलग था। चूँकि उन्हें एनएसए के तहत रखा गया था, इसलिए उनके खिलाफ कई खुली अदालत में मुकदमा यानी कि ट्रायल नहीं चला और न ही किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। सोनम वांगचू को बिना किसी सजा के दोष सिद्ध के रिहा किया गया। अब लद्दाख के स्थानीय नेताओं के अनुसार सरकार द्वारा हिरासत रद्द करना यह साबित करता है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार थे। वहीं सरकार ने अपनी आधिकारिक घोषणा में कहा कि रिहाई का उद्देश्य लद्दाख में शांति बहाल करना और बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। उन्होंने लगभग 170 दिन हिरासत में बिताए। क्योंकि सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो क्या कहें। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जब सोनम वांगचू ने बैकवर्ड चाइना का नारा दिया था तब वे देशभक्त थे। आज जब वे लद्दाख की ज़मीन बचाने के लिए बात कर रहे हैं तब वो एक चाइना का और पाकिस्तान का एजेंट हो गए। बिना किसी सबूत के किसी व्यक्ति को देशद्रोह और का आरोप लगाना क्या मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी का पता नहीं है। भारत में चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन एक खेल बन गया है। सरकार और मीडिया को यह समझना होगा कि देशभक्ति का मतलब केवल जय जयकारा लगाना नहीं बल्कि देश की मिट्टी और भविष्य को बचाने के लिए है। क्या वे न्यूज़ एंकर जिन्हें सोनम वांगचू को बदनाम किया, क्या वे आज अपने स्क्रीन पर आकर के माफी मांगेंगे सोनम वांगचू से? ये आदमी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और फिर मैं इसे साबित भी करूंगा, ये आदमी लद्दाख में डीप स्टेट का एसेट है। अभी तो इसे आईएसआई बुला रही है, चाइना बुला रहा है। किसको पड़ी है यार बर्फ में अकेले बैठे रहने की, और कहां से उसके लिए टेंट समझाना सारे खर्चा रहे हैं। तो ऐसे अपने किए गए कृत्य के लिए जो भी मैंने किया है उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है या जो संस्था अच्छा काम कर रही है, इस तरह अगर मेरी वजह से डिफेम हुई है और मेरी वजह से उनको नुकसान हुआ है तो जिम्मेदारी भी मेरी है और शर्मिंदगी भी मेरी ही है। वो जो खबर थी वो निहायत थी गलत थी, एक खास नैरेटिव बनाने के मकसद से की गई थी, और जो सच्चाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। भारत की फौज हो, भारत के लोग हों, और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लोगों को जब भी वो इधर आए तो एक बार काम जरूर देखना चाहिए। जब आप काम देंगे तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। तुझे चाइना का